नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर जोगिंदर कुमार इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिंप्लीफाइड के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये आपका A3 रेमेडी के जो यूजेस हैं उसकी फुल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे A3 के जो पॉइंट्स कवर इस वीडियो में होने जा रही हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन A3 का जो है उसकी बात करेंगे। इसके बाद हमारा प्लांट कंपोजिशन क्या है उसके बारे में, फिर A3 का मेन एरिया ऑफ एक्शन, देन मेन इंडिकेशन एंड क्लिनिकल यूजेस। एक बीच में टॉपिक है हाउ द डाइल्यूशंस आर सिलेक्टेड। ये बीच में किसी का कमेंट आया था तो उनके लिए भी है और आपके लिए भी है कि डाइल्यूशन को हम कैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिलेक्ट करते हैं, और ये थोड़ा शॉर्ट में ही रखा गया है तो इसकी भी बीच में बात होगी। एंड देन आपका A3 का सिलेक्शन ऑफ डाइल्यूशन कि A3 के कौन कौन से डाइल्यूशन को हम कौन कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो इसलिए जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग रहने वाला है ये, तो प्लीज आप इसको देखिएगा और अच्छे से आपका A3 का जो इंफॉर्मेशन है यूजेस है वो क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन की जब बात करते हैं A3 की, तो इसमें है A3 इज द थर्ड रेमेडी फ्रॉम द एंजियोटिकोल ग्रुप। A3 एंजियोटिको ग्रुप की तीसरी मेडिसिन है, जिसे A1 A2 हम कर चुके हैं दो मेडिसिन, A3 लास्ट मेडिसिन है थर्ड। एंड कंपोज्ड ऑफ 7 प्लांट की इसके अंदर 7 प्लांट से मिलकर ये मेडिसिन बनती है। एंड इट इज ऑल्सो फॉर्मुलेटेड टू वर्क अपॉन द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसा कि आपको पता है जो एंजियोटिको ग्रुप है ये हमारा मेनली ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर काम करने के लिए बनाया हुआ है। तो A3 भी आपका सर्कुलेटरी नेटवर्क पे काम करती है। फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट की जब हम बात करते हैं, although all the medicines from the angioticos group are made for persons of sanguine temperament, but the main or primary remedy used for the sanguine temperament is A3। कि वैसे तो ये जो A ग्रुप बनाया हुआ है ये स्पेशली सैंग्विन टेम्परामेंट के पर्सन्स के लिए बनाया गया है या पेशेंट के लिए बनाया गया है। सैंग्विन टेम्परामेंट हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें डिटेल किया हुआ है तो आप उसको देख लीजिएगा। बट जो मेन मेडिसिन सबसे पहले यूज की जाती है इस ग्रुप से सैंग्विन टेम्परामेंट के लिए वो आपकी A3 मेडिसिन रहती है। मतलब ये उनके लिए स्पेसिफिक फर्स्ट रेमेडी है। देन A3 is also essential for nervous temperament persons with S1 and F1। साथ में हम लोगों ने देखा था टेम्परामेंट जब हम कर रहे थे कि A3 हमारा जो नर्वस टेम्परामेंट के पर्सन है उनमें भी यूज की जाती है, और वहां पे इसका इस्तेमाल S1 और F1 के साथ में होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखें टेम्परामेंट को कैसे पहचानना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग कौन सी मेडिसिन उसकी मेन मेडिसिन होगी जो वहां पे सिलेक्ट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन। देन बात करते हैं A3 के प्लांट कंपोजिशन की। तो A1 जो मेडिसिन थी उसमें से कैप्सेला को हटाया गया है और उसकी जगह पे दो प्लांट जिसमें न्यू ऐड किए गए थे, एब्रोटेनम एंड पल्सेटिनम, जो आप ये देख रहे हैं एब्रोटेनम एंड पल्सेटिनम। और इसी की वजह से जो प्रॉपर्टीज हैं वो A1 से कन्वर्ट होके ये A3 मेडिसिन हमारे सामने निकल के। नेक्स्ट फिर बात आती है A3 के मेन एरिया ऑफ एक्शन की, कि जो हमारा A3 मेडिसिन है इसका मेन एरिया ऑफ एक्शन क्या है। So A3 directly acts upon the whole heart structure and whole blood circulation of arteries, veins and capillaries। कि देखिए भाई A3 आपका डायरेक्टली जो पूरे की पूरी हार्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब हार्ट और उसकी जो भी स्ट्रक्चर्स हैं जो भी चैम्बर्स हैं उन सभी पे काम करता है। साथ में पूरा का पूरा जो सर्कुलेशन है चाहे वो आर्टरी के अंदर हो, वेन्स के अंदर हो, कैपिलरीज के अंदर, पूरे पे इसका वर्क होता है। ठीक है, A1 आपका आर्टरी पे कर रहा था, A2 आपका वेन्स पे कर रहा था। ये आपका मिक्स एक तरीके से आप बोल सकते हैं पूरे नेटवर्क को कवर करता है। ठीक है, आर्टरीज को भी, वेन्स को भी और कैपिलरीज को भी। नेक्स्ट है इसका, इट ऑल्सो एक्ट्स अपॉन दी ब्लड सेल्स, कि साथ में ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं उस पर भी इसका एक्शन है, और स्पेशली जो आरबीसी है उसके ऊपर इसका मेन इफेक्ट है।
एंड फाइनली जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसके रिगार्डिंग भी इसका जो यूज है या एरिया ऑफ एक्शन है वो देखने को मिलेगा। तो ये इसके मेन एरिया ऑफ एक्शन है। यहाँ पे आप ब्लड सर्कुलेशन देख रहे हैं जिन पे इसका एक्शन रहता है। नेक्स्ट, अब हम इसके मेन एक्शन की बात करें, ए3 का क्या होता है। A3 is specifically formulated for the purification of the blood fluid and the maintenance of the blood circulation। तो देखिए A3 जो मेनली काम करने के लिए बनाई गई थी डॉक्टर मैटे जी द्वारा, वो थी हमारा जो दो वाइटल फ्लूइड में से एक ब्लड जो है उसको ये प्यूरिफिकेशन करे, और साथ में जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ये मेंटेन करते रहे। तो ये काम था। एंड इज द प्राइमरी रेमेडी फॉर ब्लड एनरिचमेंट एंड ऑक्सीजनेशन। कि A3 हमारी मुख्य मेडिसिन है, फर्स्ट मेडिसिन है ब्लड के अंदर उसको शुद्ध करने वाली और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने वाली। एनरिचमेंट का मतलब होता है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह बना के जो मेंटेन करे। तो ये इसका मेन एक्शन। नेक्स्ट फिर आता है A3 के मेन इंडिकेशंस एंड क्लिनिकल यूजेस। तो अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे जिनमें A3 को यूज किया जाता है मोस्टली। तो मेन जो कंडीशन है वो हम आगे देखेंगे अब। तो फर्स्ट आपका आता है एनीमिया के रिगार्डिंग। इसको हम ब्लड की कमी या खून की कमी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल आरबीसीज आपको देखने को मिल रही है। एनीमिया में इनकी जो मात्रा है वो घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो एनीमिया का मतलब क्या है, लैक ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन। कि या तो आरबीसी में कमी आ गई है या एचबी आपका कम हो गया है, वो एनीमिया डिक्लेयर हो जाता है। अब अगर कोजेस पे जाएं तो ये लॉस ऑफ ब्लड, कि भाई किसी का खून बह जाए किसी भी कारण से। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कोई खाने पीने में अच्छे से नहीं खा पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है, उसके कारण नहीं बन रहा है। एंड आफ्टर सफरिंग फ्रॉम ए प्रोलॉन्ग डिसीज एक्सेट्रा। कि या फिर कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा है, सफर कर रहा है, उसके अंदर ये ब्लड की कमी हो रही है। तो ये एनीमिया के कुछ कोजेस यहाँ पे आपको बताए गए, ये डेवलप हो सकता है। एंड A3 डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द आरबीसी बाय स्टिमुलेटिंग बोन मैरो। इट प्रमोट्स इरिथ्रोपोइसिस, जो कि आपका प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। कि A3 डायरेक्टली हमारी आरबीसी को अफेक्ट करता है और इसकी मात्रा को बढ़ाता है। अब कैसे बढ़ाता है, जो हमारी बोन मैरो होती है, बोन के अंदर जो एक तरीके से फ्लूइड है आपका बोन मैरो, उसके अंदर आपका जो इरिथ्रोपोइसिस है, ठीक है, ये वाला जो प्रोसेस है ना इरिथ्रोपोइसिस, इसका मतलब जो हमारी आरबीसी सेल्स का निर्माण करता है वो प्रोसेस है। तो ये आपका बोन मैरो के अंदर होता है, तो ये इसको स्टिमुलेट करता है, फास्ट कर देता है। तो एक तो इस कारण से आरबीसी को ये बढ़ाता है, और साथ में जो सिंथेसिस है आपका हीमोग्लोबिन का उसको भी ये इंप्रूव करता है। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, इट इज द प्राइमरी रेमेडी फॉर एनीमिया। कि कोई भी पेशेंट आपके पास आता है एनीमिया के लेवल को लेके, एनीमिया की कंडीशन को लेके, तो आपकी सबसे पहली जो मेडिसिन आपके माइंड में जानी चाहिए वो आपकी ये A3 हो। ठीक है, ये। नेक्स्ट फिर आपका आता है जनरल डेबिलिटी एंड वीकनेस कंडीशंस। ठीक है, जनरल डेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एकदम शरीर में जो बहुत ज्यादा थकान महसूस होती आ रही है, वीकनेस बनी हुई है। ठीक है, तो इसके पीछे है दिस कैन बी कोज्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स और इन डिफरेंट डिजीज कंडीशन। अब देखिए ये कोई डिजीज तो नहीं है, बट ये एक कंडीशन है कमजोरी वाली। ठीक है, और इसके पीछे कई सारे अलग अलग फैक्टर के कारण ये हो सकती है, अलग अलग डिजीज में ये बन सकती है। जैसे एनीमिया के अंदर आपने देखा होगा थकान बन जाती है, वीकनेस, हाइपोथायरॉयडिज्म, डायबिटीज है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, विटामिन डेफिशिएंसी है। तो ये मल्टीपल कंडीशंस है जहां पे ये जनरल डेबिलिटी या वीकनेस की कंडीशन बनती है। A3 वर्क्स एज ए डीप नरिशिंग मेडिसिन एंड हेल्पफुल इन दिस कंडीशन। कि हमारा जो A3 है वो एक अच्छे से बॉडी के अंदर नरिशमेंट देता है, जिससे कि आपकी जो ताकत है वो बढ़ती है, एक तरीके से वीकनेस जो है दूर होती है। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पे इसमें भी यूज होगी। काफी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं डे टू डे कि डॉक्टर साहब थकान सी बनी रहती है, वीकनेस सी बनी रहती है। अब देखो कंडीशन साथ में कोई भी हो सकती है, वो आपको देखना है, बट वहां पे A3 का रोल रहेगा। नेक्स्ट फिर आता है बच्चों में अंडर न्यूट्रिशन की कंप्लेंट। ठीक है,
अंडर नरिशमेंट, यहाँ पे टी थोड़ा सा पीछे हट गया है तो टी आएगा, अंडर नरिशमेंट, जिन बच्चों में नरिशमेंट की बहुत ज्यादा कमी होती है या बोल सकते हो न्यूट्रिशन की बहुत कमी होती है, सो इट इज ऑल्सो ए फर्स्ट रैंक रेमेडी फॉर चिल्ड्रन विद वीकनेस ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। आज के टाइम में कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, काफी सारे पेरेंट्स भी आते हैं और ये एक सिम्टम है जैसे मेरास्मस, ये तो कम देखने को मिलता है खैर अभी अपने इधर, बट जो ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे खाना पीना भी कम मिलता है या यूज होते रहती है, वहाँ पे ज्यादातर ये मेरास्मस की कंडीशन बनती है, वहाँ पे बॉडी बिल्कुल ऐसे लीन एंड थीन हो जाती है, पतली दुबली, हड्डियां भी दिखने लग जाती है। बट ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, वेस्टिंग ऑफ द बॉडी डिस्पाइट ईटिंग वेल, तो ये क्या पॉइंट है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे जैसे कोई कपल आया है, फैमिली मेंबर्स आए हैं बच्चे को लेके, फिर डॉक्टर साहब ये खाता तो बहुत है बट इसको लगता नहीं है, फिर भी ये दुबला पतला ही रहता है बहुत ज्यादा, तो इस तरह की कंडीशन में उसको थोड़ा सा ग्रोथ देने के लिए, न्यूट्रिशन अप करने के लिए, उसके लिए भी आपकी E3 काफी बेटर मेडिसिन, ठीक है, ये भी एक कॉमन देख लेना, आप ऐसे पेशेंट आए तो उसमें भी यूज करें। नेक्स्ट कंडीशन है कन्वेलेसेंस की। अब कन्वेलेसेंस क्या होता है? द प्रोसेस और पीरियड ऑफ ग्रेजुअली रिगेनिंग वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या है कि ये एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर धीरे धीरे हम दोबारा से अपनी खोई हुई ताकत और हेल्थ को वापस प्राप्त करते हैं। अब ये कब देखने को मिलता है? आपने देखा होगा मैनी डिजीजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स देयर रिमेन्स ए प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस और फटीग। कि देखो कई सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जब आपको जैसे कोई बीमारी हुई है लंबी, जैसे मान लीजिए किसी को टाइफाइड हो गया है या वायरल इन्फेक्शन चला है किसी को 1-2 हफ्ते के लिए या इससे भी ज्यादा, उसके बाद उसकी डिजीज तो कवर हो गई, मेडिसिन लेके वो तो ठीक हो गया, टाइफाइड उसका ठीक हो गया या वायरल कंडीशन ठीक हो गई, बट उसके बाद उसकी जो वीकनेस है वो उसमें अभी भी बनी हुई है। काफी ऐसे पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे कि डॉक्टर साहब फीवर तो ठीक हो गया या टाइफाइड था वो ठीक हो गया, बट उसके बाद से जो शरीर है वो ताकत बहुत कम रह गई है या थकान बहुत ज्यादा बनी रहती है, वो चीज ठीक नहीं हुई है। तो इस कंडीशन में A3 इन these condition provide all essential nutrition and support to the body for faster recovery through healthy habit। कि A3 ऐसे केसेस में आपका रिकवरी कराने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ये फास्ट रिकवरी कराएगा, ठीक है, तो इसके लिए भी आप इसको यूज करें। नेक्स्ट है आपकी न्यूरोस्थेनिक कंडीशन और नर्वस वीकनेस। तो ये कौन सी कंडीशन है? ए कंडीशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। एक तरीके से आपको दिमागी थकान इसको बोल सकते हो आप, नर्व्स की वीकनेस की वजह से। तो क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है तो उसकी वजह से ये इस पे काम करेगी, ठीक है। तो दिमागी थकान के साथ साथ शारीरिक थकान भी बनती है। आपने देखा होगा जब हम ऐसी कंडीशन में जाते हैं, माइंड जहाँ पे थक जाता है तो बॉडी भी उसके साथ थक जाती है। तो उस कंडीशन के लिए, एंड इट इज फ्रिक्वेंटली लिंक टू सेरेब्रल हाइपोक्सिया, कि ज्यादातर ऐसे केसेस में जहाँ पे नर्वस वीकनेस बनती है वहां पे सेरेब्रल हाइपोक्सिया की कंडीशन के कारण देखा जाता है, मतलब आपके ब्रेन की तरफ जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो गई है, पुअर माइक्रो सर्कुलेशन और अंडरलाइंग एनीमिया, या फिर जो आपका सर्कुलेशन है वो लो है, और या फिर अनीमिया की कंडीशन। तो इन सब कंडीशन में भी ये क्योंकि इसको कवर करती है तो यूजफुल है। Nerve exhaustion often arises from insufficient nutrition delivered to the nerve cells via the circulatory system। कि आपका जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, इसके अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जाता है नर्व्स के लेवल पे, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाए, इस वजह से आपका ये दिक्कत होती है। सो A3 हेल्प्स टू इम्प्रूव ब्लड क्वालिटी एंड न्यूट्रिशन टू द ब्रेन, कि हमारा जो A3 है वो न्यूट्रिशन बढ़ाएगा, इसकी तरफ इम्प्रूव करेगा ब्लड क्वालिटी को, ठीक है, और प्रोवाइड करेगा प्रॉपर टिश्यू ऑक्सीजनेशन, कि हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके जिससे कि ये कंडीशन जो है वो घट सके या ठीक हो। तो नर्वस वीकनेस के अंदर भी आप इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है फिर सेरेब्रोवास्कुलर सपोर्ट। A3 का रोल हमारे ब्रेन के ऊपर भी है, जो ब्रेन को सप्लाई होती है उसमें सपोर्ट देता है।
तो इसके अंदर है A3 इज यूजफुल इन कंडीशंस लाइक सेरेब्रल कंजेशन। A3 हमारा सेरेब्रल कंजेशन में यूज होता है। सेरेब्रल कंजेशन क्या है? जहाँ पे आपका जो ब्लड है वो बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है ब्रेन की तरफ, तो इसको बोलते हैं सेरेब्रल कंजेशन। तो ये चीज भी ठीक नहीं होती है, नॉर्मल बैलेंस में होना चाहिए। दूसरा है वर्टिगो ड्यू टू अल्टर्ड ब्लड फ्लो, कि या फिर अपना अपना जो ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन की तरफ अच्छे से मेंटेन नहीं हो रहा है, उसकी वजह से चक्कर आ रही है। तो इस कंडीशन के लिए भी आप इसको यूज करें। वेस्कुलर हेडेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर हेडेक मतलब ब्रेन के लेवल पे जो हमारी ब्लड सप्लाई है उसकी वजह से जो हेडेक है वो देखने को जो मिलता है। सो इसमें दो टाइप का होता है मेनली, जैसे माइग्रेन वाला आप सुनते हैं और दूसरा क्लस्टर हेडेक। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। माइग्रेन वाले में होगा सेंसिटिविटी टू लाइट साउंड एंड ओडर, कि माइग्रेन वाले पेशेंट में जब सर में दर्द होता है तो उसके साथ में उसको लाइट, किसी भी तरह का कोई साउंड, आवाज और कोई भी स्मेल, ओडर, ये उसको बर्दाश्त नहीं होती। साथ में लाइट हेडेडनेस, चक्कर आना एंड थ्रोबिंग और पाउंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ द हेड, कि किसी भी तरफ या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड एक तरफ होगा ये, तो उस तरफ बहुत ज्यादा पल्सेटिंग होगा। थ्रोबिंग का मतलब जैसे पल्स चलती है ना, जोर जोर से धड़कती है, इस तरीके से ब्रेन के अंदर वहां पे फीलिंग होती है, पाउंडिंग। जबकि क्लस्टर हेडेक में होगा स्टैबिंग एंड शार्प पेन इन हेड और ईदर साइड, यहाँ पे दोनों तरफ होगा। ये इसका डिफरेंस है माइग्रेन से। और बिल्कुल शार्प होगा, मतलब बहुत तेज दर्द होगा। प्रेशर बिहाइंड दी आईज, आंखों के पीछे प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है पेशेंट को। एंड इरिटेशन इन दी आईज और नोस्ट्रिल्स ऑफ द पेनिंग साइड, कि जिस तरफ ये पेन होता है उस तरफ की आंख में भी और साथ में नोज के अंदर भी बहुत ज्यादा पेन करता है। तो इस तरह का जो हेडेक है ये वास्कुलर हेडेक को इंडिकेट करता है, और इन कंडीशंस में भी आपको A3 का सपोर्ट लेना चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है कार्डियक सपोर्ट हार्ट के लिए। तो हार्ट के लिए तो स्पेशलिस्ट ही है आपकी A3। तो हार्ट की जैसे कंडीशन एट्रोफी की है। एट्रोफी का मतलब होता है श्रिंकेज एंड लॉस ऑफ कार्डियक मसल, जो कि आपकी मायोकार्डियल फाइबर से बनी होती है, मास रिजल्टिंग इन ए स्मॉलर एंड वीकर हार्ट। कि एट्रोफी के अंदर आपकी जो ये मस्कुलर है ना लेयर, ये जो कवरिंग होती है मस्कुलर लेयर से बनी होती है मायोकार्डियल से, उसका जो एक तरीके से बोल सकते हो मोटाई है वो बहुत कम रहती है। इस वजह से आपका हार्ट वीक पड़ जाता है और स्मॉल भी हो जाता है। अब कारण क्या हो सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी, की लंबे समय से उस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया है, इनएक्टिविटी। ठीक है, जैसे होता है ना कुछ लोगों को डिजीज के अंदर लेटना पड़ गया, बैक पेन हो गया या इस तरह की कंडीशन। तो ये है रेड्यूस वर्कलोड, कि बहुत ज्यादा काम कम करता है कोई व्यक्ति। सीवियर माल न्यूट्रिशन, क्रोनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज, एजिंग एटसेट्रा, पुरानी किसी को कमजोर वाली बनाने वाली डिजीज चल रही है, या फिर उम्र के साथ, या फिर न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी, तो इन सब के एक कारण बन सकता है इस एट्रोफी के पीछे। तो इसमें यूज होगी। हाइपरट्रोफी उसका अपोजिट, यहाँ पे आप देखो ये मसल्स कितना मोटी हो गई हैं, तो ये चीज भी ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? इंक्रीज इन साइज एंड मास ऑफ द कार्डियक मसल, मेनली ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कार्डियक मसल सेल। यहाँ पे आपकी जो मसल सेल्स हैं, मसल फाइबर हैं, वो ज्यादा मोटे हो गए। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्रोनिक हाइपरटेंशन, लंबे समय से बीपी बढ़ा हुआ है किसी का। वाल्वुलर हार्ट डिजीज, हार्ट में जो वाल्व्स लगे होते हैं उनकी कोई डिजीज है। इंक्रीज वर्कलोड ऑन दी हार्ट, कि हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है, जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जिम करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा जिम करते हैं या इस तरह की कंडीशन, तो उनके अंदर भी ये दिक्कत हो जाती है। और कुछ केसेस में बिना किसी बीमारी के ये फिजियोलॉजिकल भी बन जाता है, जैसे एथलीट्स के अंदर आपने देखा है, जो भागने वाले होते हैं ना, दौड़ने वाले, स्प्रिंटर, 100 मीटर मैराथन रेस, तो इनके अंदर भी क्योंकि हार्ट को बहुत ज्यादा वर्कलोड आ जाता है, इसलिए ये सेल्स का जो साइज है इंक्रीज होकर हाइपरट्रोफी बन जाती है। ठीक है, तो इसमें भी इसका यूज होगा A3। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये आपका नॉर्मल हार्ट स्ट्रक्चर है, ये देखिए। और ये आपका एट्रोफी है जिसमें छोटा भी पड़ गया है हार्ट चैम्बर से, कि ये जो मसल्स थिकनेस है ये भी कम हो गई है लेयर की। और ये हाइपरट्रोफी, यहाँ पे मोटाई बढ़ गई है और हार्ट का साइज बढ़ गया है।
तो इन दोनों कंडीशन में इसका यूज। नेक्स्ट कंडीशन है हार्ट से ही रिलेटेड एंडोकार्डियाटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द हार्ट। ये आपका जो सबसे इंटरनल लेयर है हार्ट की स्ट्रक्चर की एंडोकार्डियम, उसका इन्फ्लामेशन हो गया, उसको एंडोकार्डियाटिस बोलते हैं, तो उसमें इसका यूज होगा। पेरिकार्डियाटिस जो आउटर लेयर है हार्ट की, ठीक है, जो कि डबल लेयर से बनके बनी होती है आउटर लेयर, उसका इन्फ्लामेशन हो गया पेरिकार्डियाटिस, उसमें भी यूज होती है। इसके बाद है वाल्वुलर डिसीजेस, जो हार्ट के अंदर वाल्व्स लगे होते हैं उनकी डिसीज। तो जैसे valvular diseases occurs when one or more of the heart's four valve do not function properly। तो हार्ट के अंदर जो वाल्व है मेनली ट्राइकस्पिड, मिटरल, पल्मोनरी एंड एओर्टिक, जो भी चार होते हैं मोस्टली, तो वो जब प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं तब ये डिसीज बनती है। ठीक है, मतलब डिसीज बन जाती है तो फंक्शन उनका प्रॉपर नहीं रह पाता है। तो पल्मोनरी हो गया आपका, ट्राइकस्पिड हो गया, ये जो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है, पल्मोनरी आपका पल्मोनरी वेन्स के अंदर, एओर्टिक आपका एओर्टिक एओर्टा के अंदर, और मिटरल वाल्व आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो ये चार वो। अब देखिए इनके अंदर कौन सी कंडीशन बनती है इसकी वजह से डिस्फंक्शन होता है। तो फर्स्ट है स्टेनोसिस हो जाना, जिसको नैरोइंग बोलते हैं। ठीक है, द वाल्व फ्लैप बिकम्स स्टिफ, थिक और फ्यूज्ड टुगेदर मेक द ओपनिंग गैप। अब ये कंडीशन देखिए, ये नॉर्मल आपका ओपन होना चाहिए वाल्व को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो वाल्व है इसकी जो ये फ्लैप्स बोलते हैं, पंख एक तरीके से होते हैं जो चिपकते हैं ना और खुलते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और इसकी वजह से ये आपस में चिपक नहीं पाते फ्लो को भेजने के लिए, ओपनिंग इसलिए छोटी हो जाती है, तो इसको स्टेनोसिस बोलते हैं। तो इस कंडीशन में नेक्स्ट है रिगर्जिटेशन और इनसफिशिएंटली लीकिंग, कि यहाँ पे आपका जो वाल्व है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे ढीला हो गया है, यहाँ पे जो टाइट होकर सख्त हो गया था यहाँ पे ढीला हो गया है, और इसलिए जब ब्लड फ्लो करता है ये पीछे बैक वापस मार। तो इसमें है द वाल्व फ्लैप डू नॉट क्लोज टाइटली कोजिंग ब्लड टू लीक बैकवर्ड। अब भाई जैसे आपका मान लीजिए ये इस वाली कंडीशन में है, और आपका जब यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद जब हार्ट में भेजना एओर्टा में भेजना होगा, तो ये वाला बंद होना चाहिए ना प्रॉपर, नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे तो जाएगा आगे बट ये वापिस लेफ्ट एट्रियम की तरफ भी बैक फ्लो पीछे चला जाएगा। तो ये कंडीशन गड़बड़ बना सकती है, आगे प्रॉपर फ्लो नहीं रहेगा तो पेशेंट को मतलब दिक्कत बनना शुरू हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, हाफना, ठीक है, नीला पड़ जाना, साइनोसिस की कंडीशन, तो ये सब कंडीशन यहाँ पे बनने लग जाती है। तो इसमें एंड एक और कंडीशन इसमें कॉमन है, प्रोलैप्स ऑफ वॉल्व, द वाल्व फ्लैप बल्ज और फ्लोपी बैक इनटू अपर चैम्बर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए नॉर्मल एक वाल्व और ब्लड फ्लो दिखाया गया है। ठीक है, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ से ब्लड फ्लो करके आपका एओर्टा की तरफ जा रहा है, और ये आपका बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, हो गया ये कॉन्ट्रैक्शन, ये आपका प्रोलैप्स कंडीशन है। यहाँ पे क्या है, जब आपका प्रेशर लगाया गया तो एक तो ठीक रहा बट दूसरा वाला ऊपर की तरफ एट्रियम की तरफ आ गया, इसको बोलते हैं प्रोलैप्स, निकल जाना ऊपर की तरफ जैसे। तो ये सभी कंडीशंस भी हैं। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे आपको कंडीशन जरूर बताई जा रही है हार्ट के लिए, बट ये कंडीशन इतनी नॉर्मल नहीं है, ये एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है। तो इसलिए आपको इन केसेस को, जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, आप अच्छे से नॉलेज रखते हैं, तभी आप उन कंडीशन को हैंडल करेंगे, अदरवाइज इन पेशेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन रेफर करना ही होता है। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखना, देखो मेडिसिन जरूर है बट कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एडवांस लेवल की डिसीजेस हैं, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो कभी भी बात बिगड़ सकती है। तो ऐसे केसेस में आपको अच्छे से अपना देख लेना है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर आता है कार्डियक ड्रोपसी, ए जनरलाइज्ड फ्लूइड रिटेंशन कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो यहाँ पे एक तरीके से आपका जो हार्ट है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से आपका जो फ्लूइड है
वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होने लगता है, और जब ऐसा होता है तो पूरी बॉडी में एक तरीके से इडीमा बन जाता है। इसको जनरलाइज्ड ड्रोप्सी या कार्डियक ड्रोप्सी बोलते हैं कि भाई हार्ट की वजह से एक तरीके से हार्ट फेल्यूर की तरफ जा रहा है। तो इसमें ये सभी साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपका जो है वो A3 का यूज होता है। तो ये भी एक एडवांस लेवल की कंडीशन। एंड फाइनली पाल्पिटेशन, द सेंसेशन ऑफ ए रैपिड हार्ट बीट। कभी कभार आपको लगता होगा कि हार्ट बीट जो है बहुत तेजी से धड़क रही है। काफी पेशेंट आते हैं, जैसे नॉर्मली हमारी हार्ट बीट भड़कती रहती है बट हमें पता नहीं लगता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। बट पाल्पिटेशन में क्या होता है, पेशेंट को महसूस होती है अपनी हार्ट बीट तेज तेज धड़कती हुई, ठीक है, जो कि नॉर्मल से तेज ऐसा करती है। तो इस कंडीशन को पाल्पिटेशन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी इसका यूज होता है एक। नेक्स्ट फिर आता है हार्ट के बाद मेंसेस के लेवल पे मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर के रूप में A3 आल्सो वर्क एज मेंस्ट्रुअल रेगुलेटर। इट बैलेंसेस ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू मेंसेस। A3 आपका मेंसेस के लेवल पे भी अच्छा काम करता है, और जितनी भी कंप्लेंट होती है मेंसेस से रिलेटेड उसके ऊपर भी इसका काम है। जैसे सप्रेस्ड मेंसेस, मेंसेस किसी के बंद हो जाना एकदम से आते आते, पेन के साथ में मेंसेस होना, इररेगुलर या इंटरमिटेंट फ्लो, बीच बीच में रुकते रहते हैं फिर चलते हैं, रुकते हैं चलते हैं, इररेगुलर है, टाइम पे नहीं है। तो ये इस बैलेंस को ब्रेन से लेके और आपके सभी जो ऑर्गन हैं एक साइकिल के रूप में जो काम करते हैं मैसेज के लिए, उन सभी को मतलब प्रॉपर बैलेंस में बनाता है। तो इसके लिए भी आप यूज करें मैसेज, किसी को अगर गड़बड़ होती है इस तरीके से। मेल की फिर बात करें तो वेरी यूजफुल इन केसेस ऑफ वोरकाइटिस, वही टेस्टिकुलर इन्फ्लामेशन, प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उसमें यूज होती है, ठीक है। तो या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए प्रोस्टेट का, उसके लेवल पे यूज होती है। एंड एक और मोस्ट कॉमन कंडीशन हाइड्रोसिल, आपका जो टेस्टिकुलर स्पेस है स्पेशली स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में, ये यहाँ पे आपका जो एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड है स्पेशली वाटर वो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हाइड्रोसिल बोलते हैं। स्पेशली बच्चों में आपको देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में भी ये आपकी फर्स्ट मेडिसिन प्राइमरी, ये हो गया आपका। नेक्स्ट फिर बात करते हैं A3 का स्किन पे। तो स्पेशली एक्ने होते हैं स्किन के अंदर, जैसे फीमेल्स में एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो फीमेल्स में एक्ने जो बनते हैं स्पेशली जो प्यूबर्टी का टाइम होता है, जैसे शुरुआत होने का, उसमें काम करता है। चिलब्लेंस, स्मॉल इची रेड पर्पल सोलन पैचेस होती है स्किन। स्किन के अंदर आप देख रहे हैं सोलन सूजन सी आ जाती है, और बहुत ज्यादा खुजली होती है, इनमें पैचेस बन जाते हैं, रेडनेस, और किसी किसी में पर्पल कलर के भी हो जाते हैं। अब ये होते क्यों हैं? एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स टू कोल्ड कंडीशन। मोस्टली जो जब ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, उस टाइम पे जब एक्सपोजर होता है, हमारे हाथ पैरों की उंगलियां जैसे खुली रह जाती हैं और डायरेक्ट उन पे हवा लगती है, तब ये कंडीशन बनती है इन्फ्लामेटरी कारणों की वजह से। और मोस्ट कॉमनली इसमें हमारी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, जैसे फिंगर्स हो गई, टोज हो गया, नोज हो गया, और ईयर लोब्स हैं, इनमें ये देखने को मिलती है सबसे कॉमन आपके पैरों के अंदर। तो इस कंडीशन में भी A3 आपका फर्स्ट मेडिसिन। अर्टिकेरिया के लेवल पे, ठीक है, जिसको हाइव्स या नेटल रैश भी बोलते हैं। एन एलर्जिक डिसऑर्डर मार्क्ड बाय रेस्ड इडिमेटस पैचेस ऑफ स्किन एंड यूजुअली इंटेंस इचिंग। इसमें आप देखते हैं ये थोड़ा थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, एक तरीके से उठे हुए दाने से बन जाते हैं, ठीक है, स्किन के अंदर। ये एक प्रकार की एलर्जिक कंडीशन होती है, ठीक है, सूजन भी बन जाती है इसके साथ में, एंड बहुत ज्यादा खुजली होती है, caused by contact with a specific precipitating factor। ये मोस्टली इस कंडीशन के पीछे कोई एक कारण होता है, जैसे कोई खाना हो ऐसा जो आपको एलर्जी के रूप में दाने बना देता है, या कोई मेडिसिन है ऐसी जिसको लेने के बाद ऐसा होता है, या सांस लेने में कोई चीज अंदर चली गई, जैसे एलर्जी होती है ना किसी को धूल मिट्टी इस तरह की, तो उससे भी हो जाता है, किसी को ठंड से भी हो जाता है। तो या तो वो एक्सटर्नली बॉडी पे टच कर रही है, या इंटरनली आपने यूज किया जैसे खाना वगैरह, ड्रग वगैरह। तो ये सब रिएक्शन के रूप में आपको ये चीज देखने को मिलती है। तो इसमें भी आपकी ये मेडिसिन जरूर सिलेक्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे A3 के साथ में बाकी भी आपको यूज करनी पड़ेंगी साथ में कंडीशन के अकॉर्डिंग, बट A3 का इस पे फोकस याद रखना अर्टिकेरिया में रहेगा। नेक्स्ट है हर्पीज की बात करें। हेवी स्किन कंडीशन में एनी ऑफ सेवरल इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ द स्किन कोज्ड बाय herpes viruses
फ्लैश्ड बाय क्लस्टर्स ऑफ वेसिकल्स। तो हर्पीज की भी अलग अलग वैरायटी होती हैं, बट ये स्किन कंडीशन में जो ये दाने निकलते हैं चमकीले से और एक झुंड में निकलते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है झुंड के झुंड में, ठीक है। बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन के साथ में होते हैं ये, आप देखते हैं एक साइड में हो जाते हैं टूट के किसी भी, ठीक है, स्पेशली गर्दन के यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप नेक पे, तो इस कंडीशन के लिए भी ये यूज की जाती है। एंड फाइनली फीवर, तो A3 इज वेरी गुड रेमेडी फॉर फीवर, फीवर के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि फीवर में आपका एक तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ती है, ठीक है। तो इट काम डाउन दी हाइपर सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन केसेस ऑफ फीवर एंड प्रोवाइड रिलीफ। फीवर के केसेस में रिलीफ देती है, सर्कुलेशन को कम करती है। बट यहाँ पे आपकी जो मेन मेडिसिन है, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे F1, उसको फीवर में जरूर आपको शामिल करना होता है इसके साथ। ये हो गया। सो ये हमारा इंडिकेशन कंप्लीट हुए, थोड़ा सा लॉन्ग था, लंबा था। आगे अब हमारा आता है सिलेक्शन ऑफ डायल्यूशन, ये हम फास्ट करेंगे। इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डायल्यूशंस आर मेनली सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिसीज। कि देखिए भाई, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में जो डायल्यूशन को सिलेक्ट किया जाता है कि भाई फर्स्ट देना है, सेकंड देना है, थर्ड देना है, वो डिजीज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया जाता है कि डिजीज किस तरह है। कैसे? अकॉर्डिंग टू एज डिजीजेज आर कैटेगराइज्ड इन टू मेन टाइप। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के हिसाब से जो बीमारी है उसको दो टाइप में बांटा गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सी है? Positive are those diseases in which there is increase in the functions or activity of any organ or tissue than its normal activity. पॉजिटिव बीमारियां वो हैं जहां पे हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन या टिश्यू का जो फंक्शन है वो नॉर्मल से ज्यादा करने लग जाए। जैसे एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड्स, हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स हैं वो मोटी हो गई, फूल गई। एक्सेसिव सिक्रेशन फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारा जो सिक्रेशन है वो बढ़ गया। जैसे आप देखते हैं जुकाम हो जाता है, बहुत ज्यादा सिक्रेशन निकलने लगता है नोज से, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना, तो ये सभी क्या है जहां पे नॉर्मल से ज्यादा फंक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, तो ये पॉजिटिव डिजीज होती है। वही नेगेटिव डिजीज कौन सी है? इसका उल्टा, डिजीजेस इन विच देयर इज हाइपो एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गन और टिश्यू दैट इट्स नॉर्मल एक्टिविटी। तो नेगेटिव डिजीजेस वो होती हैं जहां पे जो नॉर्मल काम होना चाहिए किसी ऑर्गन का या टिश्यू का, वो उससे कम काम करने लग जाए। जैसे स्लोइंग ऑफ इंटेस्टाइनल मूवमेंट, या आपकी इंटेस्टाइनल मूवमेंट स्लो हो जाए, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन का आउटपुट कम हो जाए, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, लैक ऑफ स्वेटिंग, पसीना बहुत कम हो जाना। तो ये सभी क्या है? ये नेगेटिव आपकी डिजीज को शो करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दो तरह की डिजीज को माना गया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। हमें क्या करना होता है? इसको ठीक करने के लिए बैलेंस करना होता है, ठीक है। बीमारी को ठीक करने के लिए बैलेंस स्टेट में बॉडी को ले जाना होता है। तो देखिए अब सिलेक्ट कैसे करेंगे इसमें बेस पे डायल्यूशन। इन EH वी हैव टू मेंटेन द बॉडी इन प्रॉपर बैलेंस, जिसको कि होम्योस्टेसिस बोलते हैं, ठीक है भाई, हमें बराबर करना है ताकि बीमारी ठीक हो जाए। and we have mainly uses three types of dilution, D1, D2, D3। कि हम मोस्टली इसमें तीन तरह के डाइल्यूशन यूज करते हैं, D1, D2, D3। अभी आज के टाइम में काफी अलग अलग टाइप के डाइल्यूशन भी यूज होने लगे हैं, क्या हो रहे हैं, तो उनकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बट होते हैं। बट मेनली जो मैटिक जी ने बताया हुआ है, मेनली तीन, D1, D2, D3। तो जो D1 है वो पॉजिटिव डाइल्यूशन होते हैं एंड शुड बी गिवन इन नेगेटिव टाइप्स ऑफ डिसीज। अब देखो ये आप ध्यान रख लेना बिल्कुल अच्छे से कि D1 आपका पॉजिटिव डाइल्यूशन कहलाए जाते हैं और नेगेटिव डिजीज के अंदर आपकी पॉजिटिव डाइल्यूशन दिए जाते हैं, ठीक है। D2 जिसको कि न्यूट्रल डाइल्यूशन बोलते हैं, तो ये न्यूट्रल इफेक्ट होता है, क्योंकि कई बार कंडीशन ऐसी होती है जहां पे हमें पता नहीं होता है कि पॉजिटिव भी काम हो रहा है बॉडी के अंदर, नेगेटिव भी हो रहा है, तो हमें बैलेंस करना है। जैसे मैसेज की बात कर रहे हैं, किसी को बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो हमें बिल्कुल बंद नहीं करनी है, नॉर्मल पे लानी है ना, या बहुत कम आ रही है तो उसके बढ़ाने नहीं है, बहुत ज्यादा नॉर्मल पे लानी है, तो उसमें आपका न्यूट्रल वाले चलते हैं, बैलेंस जहां पे करना। एंड D3 जो कि नेगेटिव डाइल्यूशन कहलाते हैं, शुड बी गिवन इन पॉजिटिव टाइप्स ऑफ डिजीज। तो क्योंकि ये नेगेटिव डाइल्यूशन है, इसको हम पॉजिटिव वाली डिजीजेस में देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? एक बैलेंस बनता है, पॉजिटिव को नेगेटिव में करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा ना,
ऐसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव में देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। अगर आपने पॉजिटिव डाइल्यूशंस को पॉजिटिव में दे दिया तो बीमारी बढ़ जाती है, ऐसे नेगेटिव वाले केस में भी होता है। तो इस तरीके से डाइल्यूशंस होती है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव डिजीज होगी, पॉजिटिव डाइल्यूशन देंगे तो होम्योस्टेसिस बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बॉडी ठीक हो जाएगा। ऐसे पॉजिटिव डिजीज होगी, नेगेटिव डाइल्यूशन देंगे, वहां पे भी होम्योस्टेसिस बन जाएगा। तो इस तरीके से डाइल्यूशन सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम A3 के डाइल्यूशन की कि भाई A3 के डाइल्यूशन कैसे सिलेक्ट होंगे। तो फर्स्ट डाइल्यूशन की बात करें तो ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, इसका स्टिमुलेशन देता है। और जैसे एनीमिया है, एट्रोफिक कंडीशन है, हाइपोटेंशन है, कन्वेलेसेंस है, जनरल डेबिलिटी, वीकनेस, मरेस्मस, सप्रेशन ऑफ मैसेज, इन सभी कंडीशंस में आप जो है फर्स्ट डाइल्यूशन A3 का यूज करें अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेकेंड डाइल्यूशन जहां पे आपको बैलेंसिंग इफेक्ट देना है, बैलेंसिंग सिस्टम करना है, ठीक है, जैसे मैंने बताया मैसेज रेगुलेट करने के लिए वहां पे ये दे सकते हो आप। एंड थर्ड डाइल्यूशन की बात जब करते हैं तो इसका स्टिमुलेटरी नहीं, सॉरी, यहाँ पे कामिंग आएगा, CALMING, कामिंग इफेक्ट। तो इसके इंडिकेशन क्या है? एक्यूट इंफ्लामेटरी कंडीशंस में, हाइपरटेंशन, हाइपरट्रोफिक कंडीशंस, पाल्पिटेशन की कंडीशन, एंडोकार्डियाटिस, प्रोस्टेटोमेगाली, अर्टिकेरिया एटसेट्रा। तो इन सभी कंडीशन में क्योंकि ये डिसीज पॉजिटिव लेवल की होती हैं तो इनमें हमारा नेगेटिव डाइल्यूशन मतलब T3 का हम यूज करते हैं। तो ये आपके A3 के डाइल्यूशन की बात है। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बट क्लियर करने के लिए जरूरी था आपको डाइल्यूशन अच्छे से क्लियर किए जाए, कुछ कमेंट्स आए थे। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है टॉपिक में, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना डाल सकते हैं पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ वैसे आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वंस अगेन।